अगर आपने कभी रात 10 से 11 बजे के करीब आसमान की तरफ देखा है तो आपने मशरिक की सिमत में देखा होगा कि हवाई जहाज़ों की मुकम्मल लाइनें यूरोप के रास्तों पर फैली हुई हैं। ये 1500 से 2000 के करीब रोजाना परवाज़ों में से कुछ हैं जो शुमाली बहरे ओकियानूस को इतनी ज़्यादा परवाज़ों के साथ अबूर करती हैं। इनमें से ज़्यादातर फ्लाइट्स अटलांटिक ओशन के ऊपर सफ़र करती हैं। ये रूट सिर्फ इस तरह के जहाज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो दूसरे जहाज़ों से कुछ ही फासले पर सफ़र करते हैं। इनके दरमियानी फासला तकरीबन 60 किलोमीटर होता है और साइट का फासला 30 किलोमीटर होता है। अगर इर्तिफा की बात की जाए तो वो एक दूसरे से तकरीबन 1000 फुट ऊपर या नीचे होते हैं। जहां बहुत सारे हवाई जहाज आसमान में एक दूसरे के करीब होते हैं वहां एक खास तकनीक इस्तेमाल की जाती है जिसे इनविजिबल हाईवे कहते हैं। ये तकनीक खास तौर पर यूरोप और यूएसए में फ्लाइट्स में इस्तेमाल की जाती है। लेकिन सवाल यह है कि जब आसमान खाली पड़ा है तो पायलट सिर्फ इसी रूट का ही इस्तेमाल क्यों करते हैं और एक दूसरे के करीब क्यों रहते हैं, जो कि इंतहाई खतरनाक भी हो सकता है। ये तकनीक इनविजिबल हाईवे की तश्कील 100 साल पहले हुई थी जब एक जापानी मीडियोलॉजिस्ट ने वसाब्रो ओशी नामी एक त्यारे को आसमान में बलूनों की मदद से भेजा था ताकि वो तहकीक कर सके। अक्सर हमने देखा है कि एक खास बलून जो कि बुलंदियों पर ऊपर उड़ता है आसमान में एक मख्फी कुव्वत के ज़रिए असर होता है जो बलून को बहुत तेजी से ऊपर की तरफ ले जाती है। इस मौजू पर दुनिया ने खुसूसी ध्यान नहीं दिया, लेकिन तकरीबन 25 साल बाद दुनिया में एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने साइंटिस्ट की इस तहकीक को बहुत अहमियत दी। इस वाकये की दास्तान अप्रैल 1945 को अमेरिकन स्टेट ओरेगन के एक जंगल में शुरू होती है। जहां 6 दोस्त पिकनिक मनाने गए थे वहां उन्हें एक बहुत बड़े बैलून का सामना हुआ। वो इस बैलून को अपने साथ खींचते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये कौन सा खतरा अमेज सूरत हाल का शिकार बन रहे हैं। असल में इस बैलून में बम लगा हुआ था जो हिलने और जुलने से फट जाता है और 6 दोस्त जान से हाथ धो बैठते हैं। और इस किस्म के और कई हवादिस भी रिपोर्ट हुए। जब तहकीकात की गई तो पता चला कि ये बैलून्स पैसिफिक ओशन से तकरीबन 10,000 किलोमीटर दूर जापान ने लॉन्च किए थे। जापान ने सिर्फ 2-4 नहीं बल्कि तकरीबन 9000 बम्स वाले बैलून लॉन्च किए थे। उनमें से तकरीबन 300 बम्स अपने टारगेट यूएस तक पहुंच गए थे। जापान ने वसाब्रो ओशी की तहकीक से इस फन को सीख कर ये बैलून्स बनाए थे जो तेज हवाओं में बहते हुए यूएस तक पहुंचे थे। इस टनल को जेट स्ट्रीम भी कहा जाता है और ये तकरीबन 30 से 40 हजार फीट ऊपर तेज हवाओं का रास्ता है। ये हवाएं मैक्सिमम 250 किलोमीटर की रफ्तार से मशरिक की जानिब ट्रेवल करती हैं। ये खास ट्यूब की शक्ल में होती हैं जिसकी चौड़ाई कई 100 किलोमीटर और मोटाई 4 किलोमीटर होती है। यहाँ ये बात हैरानकुन है कि इनका कोई मुस्तकिल मकाम भी नहीं होता। साइंसदानों का कहना है कि पोल्स और इक्वेटर में दर्जा हरारत का फर्क इस बात की वजह बनता है कि हवा तेज हवाएं पैदा करती है। जब इक्वेटर की गर्म हवा पोल्स की तरफ सफर करती है तो जेट स्ट्रीम्स पैदा होती हैं, लेकिन अगर इक्वेटर से नॉर्थ पोल की तरफ हवा सफर करेगी तो वो साउथ की जानिब जाना चाहिए। लेकिन ये जेट स्ट्रीम्स वेस्ट से ईस्ट की तरफ क्यों सफर करती हैं? इसकी बड़ी वजह यह है कि अर्थ की रोटेशन के बायस वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ ट्रेवल कर रही हैं। हमारी जमीन तकरीबन 1600 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है, यानी वेस्ट से ईस्ट की तरफ। नॉर्थ और साउथ हेमिस्फीयर में ये तेज हवाओं को पोल्स की तरफ सफर करना चाहिए, लेकिन अर्थ की रोटेशन के बायस ये मजबूर होती हैं कि वो वेस्ट से ईस्ट सफर करें। अब सवाल यह है कि यूरोप जाने के लिए एक ही रास्ता क्यों इस्तेमाल किया जाता है? 1952 में एयरलाइंस के पायलट्स ने जेट स्ट्रीम्स पर तवज्जो देना शुरू किया था। जिस तरह पैसिफिक ओशन के ऊपर भी जेट स्ट्रीम्स इस्तेमाल होती हैं, इसी तरह यूएस और यूरोप जाने के दौरान अटलांटिक ओशन के ऊपर भी जेट स्ट्रीम्स दस्तयाब होती हैं। सफर के दौरान पायलट्स जहाज को जानबूझकर जेट स्ट्रीम्स के अंदर ले जाते हैं क्योंकि 250 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार पर हवाएं जहाज को आगे पुश करती हैं। इससे जहाज की स्पीड बढ़ती है, टर्बुलेंस भी कम हो जाती है और जाहिर है फ्यूल की भी बचत होती है। इसी तरह अगर यूरोप से वापस यूएस जाना हो तो पायलट्स कोई दूसरा रूट इस्तेमाल करते हैं।
जिस पर जेट स्ट्रीम से दूर रहते हुए ताकि जेट स्ट्रीम्स का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि अब हवाएं उल्टी सिमत में होती हैं जिससे जहाज पर उल्टा असर पड़ता है। वक्त गुजरता गया और एयरलाइन इंडस्ट्री तेजी से तरक्की करती गई। जब सब पायलट्स ईस्ट की तरफ जाने के लिए जेट स्ट्रीम्स का इस्तेमाल करने लगे तो ये खदशा बढ़ने लगा कि जेट स्ट्रीम्स के अंदर ट्रैफिक बढ़ती चली जा रही है जिससे हादसा भी हो सकते हैं। ऐसा काम एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ATC का था कि वो वेदर के हिसाब से फ्लाइट्स का रोड प्लान तैयार करें ताकि जेट स्ट्रीम्स के अंदर जहाज़ों का तसादुम ना हो। एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर पर लगे रडार जहाज़ों की लोकेशन को महसूस करते हैं कि कौन सा प्लेन कितनी इर्तिफा पर और कितनी रफ्तार से फ्लाई करेगा। ये सब ATC इनकी लोकेशन जानने के बाद ही मुनज़्ज़म कर पाता है। रडार्स की रेंज महदूद होती है और सिर्फ 128 किलोमीटर की रेंज तक जहाज़ों की पोजीशन को देख सकते हैं। यानी कि अगर फर्ज करें कि ATC के रडार की रेंज सिर्फ 128 किलोमीटर की है तो जब जहाज इस रेंज से बाहर जाएगा तो रडार से गायब हो जाता है। अब ATC को जहाज की लोकेशन का कैसे पता चलेगा? ये दरियाए ओशन हजारों किलोमीटर फैला हुआ है और ऊपर उड़ते हुए जहाज अपनी लोकेशन को हर 14 मिनट बाद सैटेलाइट या हाई रेडियो फ्रीक्वेंसी के जरिए कंट्रोल टावर को भेजती हैं। अलबत्ता 14 मिनटों के दौरान कोई हादसा भी पेश आ सकता है, इसीलिए 1965 में एक नया सिस्टम मुतारिफ करवाया गया था ताकि इस ताहीर को कम किया जा सके। नेदर्न अटलांटिक ऑर्गेनाइजेशन ट्रैक सिस्टम मल्टीपल रूट पाथ बनाता है जो अमेरिका और यूरोप जाने वाली फ्लाइट्स को अटलांटिक ओशन में 4 मेन सेंटर्स के जरिए कंट्रोल करता है। पहला सेंटर न्यूयॉर्क स्टेशन है, दूसरा कनाडा का न्यू फाउंडलैंड है, तीसरा सेना मरिया ओशनिक कंट्रोल है और चौथा शेनविक नॉर्थ। नेट OTC के टोटल 6 रूट्स हैं जिनके नाम नेट A, नेट B, नेट C, नेट D, नेट E, नेट F तक हैं। टेक ऑफ से पहले पायलट्स को इन रूट्स में से कोई एक रूट तफवीज कर दी जाती है या फिर दौरान परवाज भी। अगर किसी रूट पर ट्रैफिक ज्यादा हो तो उन्हें एक रूट से दूसरे रूट में शिफ्ट कर दिया जाता है। ये रूट्स खास तौर पर ऐसे बनाए जाते हैं कि ट्रैफिक स्प्लिट हो जाए और यूरोप जाने वाले जहाजों को टेल विंड मिल सके। टेल विंड जो जहाज के पीछे से आकर उसको पुश करती है और जेट स्ट्रीम्स की लोकेशन का इस्तेमाल करते हुए रूट्स को ऑप्टिमाइज करना वाकई बहुत अहम है। जेट स्ट्रीम्स का इस्तेमाल इस वाइड पोर्शन के सेनेटर्स में 22 किलोमीटर फी घंटे की विंड स्पीड के लिए किया जाता है और ये एक असल जेट स्ट्रीम्स ही है जो यूरोप तक फैला हुआ है। नेट OTS के 6 रूट्स को इस जेट स्ट्रीम्स के अंदर ही रखा जाता है ताकि अगर ट्रैकिंग सिस्टम को अपडेट नहीं किया जाए तो भी प्लेन्स अपनी स्पीड, एल्टीट्यूड और लैटिट्यूड को नेट OTS के रूट से मुताबिकत रखते हुए मुनज़्ज़म रख सकें। ये वजह ही है कि यूरोप जाने वाले प्लेन सिर्फ इसी रूट पर फ्लाई करते हुए देखे जाते हैं। उम्मीद है कि इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपको यहाँ पे मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।